बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सबक आमोज़ सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। दादा जान ने ज़िंदगी में 2 मकान बनवाए थे। एक जैसे रकबे पर, एक जैसे और करीब करीब थे। एक ताया को दे दिया और दूसरा अब्बू के हिस्से में आ गया। यूं जायदाद की तकसीम में कोई तनाज़ा ना हुआ। दोनों घरों में आना जाना ऐसा था जैसे मकानात अलग हों मगर घर एक हो, दिल एक हो। मोहब्बत को असली जज्बा कहा जाता है। शायरों ने भी बात की शान में बेशुमार कसीदे रकम किए हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि इस असली जज्बे ने हम जैसी हज़ारों लड़कियों का मुस्तकबिल तारीक किया है, सुकून छीना है। ये मोहब्बत नहीं, अज़ाब है जो जुनून बनकर किसी के जहन में समा जाए तो जान से गुजरते देर नहीं लगती। मैंने कभी मोहब्बत के सुनहरे ख्वाब नहीं देखे। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि ताया के बच्चों से हम बहन भाइयों को ऐसी उनसियत थी कि किसी एक को तकलीफ़ होती तो हम सब तड़प जाते थे। ये शायद इसी वजह से था कि हमारे वालिदैन आपस में बेलौस मोहब्बत करते थे। खालिद और इब्रार मेरे तायाजाद थे और मैं इनके साथ बचपन में खेलती रही थी। बड़ी हो गई तो मुझे इन दोनों से हिजाब आने लगा। घर का माहौल ऐसा था कि करीबी कज़न भी आते तो हम लड़कियां वाजबी बात करके सामने से हट जाती थी। इब्रार बड़े थे जबकि खालिद मेरा हम उम्र था। बचपन में ही इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजरा था। मैट्रिक पास किया तो हमारे रास्ते अलग हो गए। मैंने गर्ल्स कॉलेज में दाखिला लिया और वो बॉयज़ कॉलेज में चला गया। हम दोनों आर्ट्स के तालिब इल्म थे, जबकि इब्रार ने मेडिकल को चुना। इसका कॉलेज दूर था। बीए के बाद खालिद ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मेरा भी मन हुआ कि एमए करूं, लेकिन यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन का मसला था। वालिद और भाई किसी तौर मुझे लड़कों के साथ पढ़ने की इजाज़त ना दे रहे थे, जबकि खालिद की ख्वाहिश थी कि नाजिश भी दाखिला ले ले और साथ पढ़े। 2-4 बार इसी सिलसिले में वो हमारे घर भी आया। अम्मी से इसरार किया कि नाजिश को यूनिवर्सिटी पढ़ने की इजाज़त दिलवा दें। इसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, इसे शौक़ भी है, क्यों इसे आला तालीम से आप महरूम रखती हैं। मैं भी वहाँ पढ़ रहा हूँगा, इसका पूरा ख्याल रखूँगा। गोया मुझसे ज़्यादा इसकी ख्वाहिश थी कि यूनिवर्सिटी में मैं दाखिला लूँ। बड़ी मुश्किल से ताया अब्बू को कह सुनकर वालिद साहब को मना लिया। यूँ ख़ानदान की वो पहली खुशकिस्मत लड़की ठहरी जिसको यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नसीब हुआ था। इस बात पर मैं जिस कदर फूले न समाती कम था। खालिद के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वजह से एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी रहता था। हमारा सब्जेक्ट एक और डिपार्टमेंट भी एक था। ये सब खालिद की वजह से हुआ था। इसने फॉर्म फिल किया, जमा कराया और सब्जेक्ट वही रखा जो इसका था। दरअसल वो चाहता था कि हम यूनिवर्सिटी में साथ रहें, मगर मैं इसके जज्बे मोहब्बत से अभी तक वाकिफ़ ना थी। यही समझ रही थी कि कज़न होने के नाते अपना फ़र्ज़ समझकर वो ये सब कुछ कर रहा है। रफ्ता रफ्ता समझ में आने लगा कि इसके दिल में मेरे लिए कितने गहरे जज्बात हैं। शायद बचपन से वो चाहता था, मगर मैंने कभी इस तरफ ध्यान न दिया और ना कभी सोचा। लेकिन मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा। तायापू की गाड़ी में यूनिवर्सिटी आते, ड्राइवर हमें छोड़ता और फिर लेने आ जाता। गाड़ी में हम खामोशी से सफ़र करते, एक दूसरे से बात ना करते। ड्राइवर की मौजूदगी का ख्याल रहता। ये ख़ानदानी घरानों का तरीका होता है। ताहम अब हम यूनिवर्सिटी में बातें करने लगे थे। सब ही जान गए कि हम आपस में कज़न हैं। हमें भी यहाँ एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। मैं खालिद की मशकूर थी कि इसने मुझ पर एहसान किया था कि इसी की वजह से मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। इसके साथ होने का एहसास से दूसरे तालिब इल्म मुझसे कम ही बात करते थे और बेतकल्लुफ़ होने से गुरेज़ा रहते। मेरे लिए अच्छी बात थी, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर हमा वक्त खालिद के ही दायरे इख्तियार में थी। अपनी मर्ज़ी से कहीं जाती, ना किसी को सहेली बनाया जाता। हत्ता कि यूनिवर्सिटी में फंक्शन होते तब भी खालिद की मर्ज़ी से अटेंड करती। वो ना चाहता तो मैं ना करती। इन 2 सालों में वो मुझे एक अनदेखे हसार के दरमियान लिए रहा। जानती ना थी कि वो मुझसे शदीद मोहब्बत करता है, इसलिए ऐसा करता है। इसने दरमियान में हिजाब कायम रखा। हमने एक दूसरे से कभी इजहार मोहब्बत ना किया था। एमए के सालाना इम्तिहानात नज़दीक थे। हम साथ बैठकर पर्चों की तैयारी करते थे। इन्हीं दिनों इसने मेरी कॉपी पर लिखा, तुम्हें चुन लिया है, मेरी शरीके हयात बनोगी। यकीन है कि तुम भी मेरे लिए ऐसा ही सोचती होगी, यकीनन।
यकीनन मैं ऐसा सोचती हूँ। इसने इजहार किया तो मैंने भी इकरार कर लिया कि ये सच है और ये कुछ मुश्किल भी नहीं था। हमारे वालिदैन हमें एक बंधन में बांधने पर भला क्यों एतराज़ करते। दिल में किस कदर सुकून और इत्मीनान था। खालिद का ख्याल था जो ही एमए का नतीजा आएगा वो अपनी वालदा को अपनी इस ख्वाहिश से आगाह कर देगा और वो हम दोनों की मंगनी करा देंगी। हम तो इस यकीन को हकीकत समझ चुके थे, लेकिन ये हकीकत भी ख्वाब हो गई। जब इब्रार ने मेडिकल की तालीम मुकम्मल की और उसकी एक उम्दा जॉब भी हो गई, वो बड़ा था, पहले इसकी शादी करनी थी। ताया अब्बू ने वालिद साहब से जिक्र किया तो वो बोले, नाजिश तुम्हारी बेटी है, जब कहो शादी की तारीख रख लेते हैं। अम्मी ने मुझे बताया कि फ़लाँ दिन तुम्हारी इब्रार से मंगनी है। मैं सन्नाटे में आ गई। एक दिन हिम्मत करके मैंने अम्मी से कह दिया, ताया अब्बू की बहू बनाना है तो खालिद से मेरी शादी की बात करें। मुझे इब्रार भाई से नहीं करनी शादी, मैं इनको अपने बड़े भाई जैसा समझती हूँ। चुप रहो, वो बोली, ये बड़ों का फैसला है, तुम इसमें ना बोलो तो अच्छा है। मेरी मर्जी पूछना बुजुर्गों का फ़र्ज़ है अम्मी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये मेरा हक है कि जिसे पसंद करती हूँ इसी से शादी करूँ। वालदा ने मुझे परेशान देखा तो कहा, अच्छा तुम्हारे वालिद को तुम्हारी मर्ज़ी से आगाह कर दूँगी, लेकिन बेटी शायद तुम जानती नहीं हो कि खालिद को तुम्हारी फुप्पो अपनी बेटी देना चाहती हैं और इसी मामले पर इनकी दोनों भाइयों से बात भी हो चुकी है। वालदा ने अब्बू को बताया। वो बोले कि भाईजान से बात करता हूँ, अच्छा होगा कि वो मान जाएं, इस तरह हमारी बच्ची की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारी बहन जुलेखा वावेला करेगी। अगर बड़े भाई ने बहन को ज़ुबान दे दी है तो ज़रूर मसला खड़ा होगा। जुलेखा बहुत ज़िद्दी है, वो नहीं मानेगी। शायद फुप्पो को मैं मना लेती, मगर इब्रार ने भी कह दिया कि शादी में सिर्फ और सिर्फ नाजिश से करूँगा, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। बचपन से अम्मी कहती थी तुम्हारे लिए नाजिश को लूँगी, वो मेरे मन में तब से बसी हुई है। खालिद की मंगेतर तो बानो है, इसकी शादी इसी के साथ ठीक रहेगी, वरना फुप्पो को आप क्या जानती नहीं, वो अपना सर फोड़ लेंगी। शायद कि फुप्पो भी अपना सर ना फोड़ती, लेकिन जब इनकी साहबजादी को पता चला कि खालिद से मेरी शादी की बात हो रही है और इब्रार से इसे बिहाने की सबील की जा रही है, इसने जहर खा लिया। वो खालिद पर फरिफ्ता थी, मंगेतर था तो नहीं, मगर मंगेतर कहा जाता था वो बानो का। अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। तब ही ताया ने फैसला कर लिया कि जो पहले तय हो चुका है वही होगा। इब्रार ने फैसला दे दिया है कि वो नाजिश से शादी करेगा और बानो भी हमारी बच्ची है। वो खालिद की खातिर जान से जा रही थी, वो तो खुदा ने ज़िंदगी रख ली। अब ये हतमी फैसला है और इसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता। मैंने ठंडे दिल से सोचा कि एक मेरी और खालिद की खुशी की खातिर कितने दिल टूटेंगे। बुजुर्ग अलग परेशान थे और मुश्किल में मुब्तला थे। बानो और इब्रार अलग सूली पर लटक जाएंगे। ताया अब्बू, फूफो, ताई अम्मा सब ही डिस्टर्ब होंगे, तो अम्मी अब्बू क्यों कर खुश रह सकते हैं। बस जब मेरी माँ ने समझाया तो मैंने फ़ैसला दे दिया कि अम्मी जैसा अब्बू और ताया चाहते हैं होने दें। मैं इन शफीक बुजुर्गों की दिल शिकनी नहीं चाहती। इन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दी, अब इसका ये सिला नहीं कि मैं इनकी आंखों में आंसुओं का सबब बनूं। अम्मी ने दामन फैलाकर मुझे दुआएं दी, बेटी तूने हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। एक खालिद ही उदास होगा, वो भी बाद में संभल जाएगा। मैंने नीम दिली से हाँ कह दी। खालिद खफा था कि तुम डट क्यों नहीं जाती, डट जाओ और कह दो कि इब्रार से नहीं बल्कि खालिद से शादी करनी है। नहीं मानोगे तो खालिद के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लूँगी, देखो फिर कैसे नहीं सब सीधे होते। अम्मी से एक बार दबे लफ्ज़ों में कहा, अभी वक्त है अम्मा, फैसला बदलो वरना खुश न रह सकूँगी मैं, जीते जी मैं मर जाऊँगी। मैं खालिद से शादी करना चाहती हूँ। वालिद साहब को अम्मी ने मेरा पैगाम दोबारा पहुँचाया। यकदम वो बुझ गए। अब्बू ने मुझे इतने बुरे तरीके से डांटा कि मैं सहम कर चली गई। वो चिल्लाने लगे कि शुरफा की बच्चियों का ये हौसला, देख लिया को एजुकेशन में पढ़ने का नतीजा। हमारी अम्मा की क्या मजाल वो दुम मार सकें। मुझे सूली पर चढ़ाकर मंगनी की रस्म अदा कर दी गई। बेशक इब्रार खालिद से ज़्यादा काबिल, खूबसूरत और आला ओहदे पर था। इसमें बिलाशुबा बहुत सादा खूबियाँ थी, मगर वो सादा दिल था। माँ के समझाने पर मैंने नसीब के लिखे को कबूल कर लिया और अपनी मंगनी से समझौता कर लिया, मगर खालिद न कर सका। वो अब बुझा बुझा रहने लगा था।
इब्रार को ये इल्म ना था कि खालिद मुझसे शादी करना चाहता है या मैं इसे पसंद करती हूँ। अब्बू और ताया का ख्याल था कि ये इसका बचपना है, हम अपनी बहन को क्यों नाराज़ करें, लेकिन मैं जानती थी कि खालिद को मेरा गम खाए जा रहा है। शायद मुझे बुलाना इसके बस की बात न रही थी। मैंने इसे समझाया भी कि अब माजी की बातें दफन कर दो, तुम्हारे बड़े भाई की आबरू, अपने बड़ों की खुशियाँ हमसे वाबस्ता हैं। इसका जवाब था कि तुम बुज़दिल हो और ये कितना बड़ा सितम है कि तुम आंखों के सामने रहो लेकिन मेरी नहीं किसी और की बन के रहो। ये नहीं मैं सह सकता, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा। मैं इसकी ये बातें सुनकर लरस जाती थी। शराफत का दामन भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि माँ बाप की इज्जत मुझे बहुत अजीज थी। हमने सिर्फ एक दूसरे को पसंद किया, कभी शराफत की हदों को पार न किया था, इसलिए दुखी थी मगर नादिम ना थी, वरना शायद डट जाती। खालिद ने यहाँ तक कह दिया कि काश इब्रार इस दुनिया में ना रहे, फिर तो तुम मेरी हो सकोगी। खालिद की ये बात सुनने के बाद मैं इससे दूर रहने लगी। चाहती थी कि हमारी बातचीत ना हो और मंगनी के बाद तो मैं इसके सामने ना जाती। कभी इत्तेफाक से सामना हो जाता तो मुंह फेर लेती थी। इसकी आंखों में नमी देखने की भी कहाँ ताब थी मुझ में। खालिद मगर इतने हौसले से काम न ले सका। वो बड़े भाई से खार खाने लगा, बात बात पर इससे उलझता और नफरत का इजहार करता। इन हालात को देखते हुए मैं सहमी सहमी सी रहने लगी। इन्हीं दिनों इब्रार को दूसरे शहर जाना पड़ गया था। ताया की गाड़ी ठीक ना थी, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गए थे, लिहाजा इसको वर्कशॉप ले जाना था। लेकिन खालिद गाड़ी वर्कशॉप ना लेकर गया और ना किसी से तस्करा किया। अचानक इब्रार ने गाड़ी निकाली और सफ़र पर रवाना हो गया। वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसे कई घंटा भी ना हुआ था कि फ़ोन पर एक्सीडेंट की इत्तला आ गई। बुरी तरह कार किसी ट्रॉलर से टकरा गई थी। इब्रार मौके पर ही दम तोड़ चुका था। ये खबर घर पहुंची तो कोहराम बरपा था, लेकिन मैंने एक लम्हे को खालिद के लबों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट को उभरते और डूबते देखा। ये देखते ही मुझे इससे नफरत हो गई। क्या कोई शख्स मोहब्बत की खातिर ऐसा कर सकता है? मैं खालिद का ऐसा रूप हरगिज़ कबूल न कर सकती थी। बाद में इसने लाख कहा कि वो भूल गया था ये बताना कि गाड़ी की ब्रेक काम नहीं कर रही। इसके जहन से ये बात उतर गई और इब्रार भाई ने भी अचानक इसी दम सफ़र की तैयारी बांध ली। मुझको इन्हें बताने का मौका नहीं मिला। इसने बहुत कस्में खाईं। मेरे दिल ने यकीन न किया। भाई सफ़र पर जा रहा हो इसी गाड़ी में, तो कैसे दूसरा भाई इतनी अहम बात भुला सकता है? अम्मी ने कहा कि इब्रार की वफ़ात के बाद ताया चाहते हैं कि तुम्हें बहू बना लें। तुम्हारी फूफो की बेटी मैं ले लूँगी तुम्हारे भाई के लिए। मैंने कबूल ना किया, बल्कि मेरे दिल ने कबूल ना किया, क्योंकि मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं होती। जब शक का जहर घुल जाए तो मोहब्बत जिंदा नहीं रहती। शायद इसी हादसे के बाद मेरे दिल से खालिद की मोहब्बत हमेशा के लिए रुखसत हो गई थी। खालिद तकरीबन रोज़ हमारे घर आता और मुझे मनाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन वो मेरे दिल से उतर चुका था। मैं सोच भी ना सकती थी कि कोई भाई अपनी महबूबा की खातिर दूसरे भाई की जान तक ले सकता है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत से मैं बाज रही। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।